चले सर आ जाए। सबसे पहले हम आएंगे और सबसे पहले हमने कहा सर हम डिवाइस करेंगे और डिवाइस करते का IS-21 अब तलक जो हमने पढ़ लिया था उसको करेंगे। सबसे अब तक हमने क्या पढ़ा था जल्दी बताएं भैया। IS-21 में स्कोप फॉरेन करेंसी की सारी बातें ये करता है, सिवाय कंसोलिडेशन की भी ये करता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में इस वक्त FAR 2 में नहीं है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे FFR में। आगे अगली चीज हमने क्या पढ़ी थी सर? हमने पढ़ा था कि सर डेफिनेशंस 3 करेंसीज कौन कौन सी? फंक्शनल, फॉरेन और प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन एक से ज्यादा फंक्शनल के हमने कहा 2 प्राइमरी इंडिकेटर्स और प्राइमरी सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेकेंडरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? लोन्स और सेविंग्स किस में होती हैं? सर अगर हमने कल के एक सवाल में सीखा अगर इन दोनों में भी मामला टाई हो जाए तो फिर देख लो अदर फैक्टर्स किस तरफ जा रहे हैं ना सर। सर फिर हम और आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए बताओ हमने क्या पढ़ा था? मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम। सर मॉनेटरी आइटम्स क्या हो गए हैं? जिनकी रियलाइजेशन और सेटलमेंट कैश, और नॉन मॉनेटरी आइटम्स कैश के बगैर भी। यहाँ पर एक सबसे शरारती पॉइंट है जो अभी हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि अभी आपने IFRS 9 नहीं पढ़ा, वो हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप वो करेंगे। सर नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं सर? हमने कहा जो कि कैश के अलावा बेनिफिट दे, जिसके अंदर याद रखना शेयर्स नॉन मॉनेटरी हैं, शेयर्स नॉन मॉनेटरी हैं। सर फिर हम आगे गए थे, मॉनेटरी आइटम्स को कितनी दफा ट्रांसलेट मारते? 3, ट्रांजैक्शन डेट और रिपोर्टिंग डेट। ट्रांजैक्शन डेट पे गेन लॉस आएगा, सेटलमेंट डेट पे आएगा, कहां जाएगा? और रिपोर्टिंग डेट पे आएगा, कहां जाएगा? P&L में। यहां तक हम क्लियर हैं? सर फिर आगे गए थे और आगे जाते हुए हमने पढ़ा था कि फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट भी हो सकता है जिसके अंदर क्या होगा सर? एक्सचेंज गेन लॉस आपका आएगा। फॉरेन करेंसी में इंटरेस्ट लोन भी आप ले सकते हैं जिसमें क्या होगा? आपने कहा कि सर जिसके अंदर आपको जो है गेन लॉस आएगा और आपको एवरेज रेट भी यूज कर सकते हैं, क्लोजिंग भी। घबराना। सर फिर हम और आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था सर? हमने पढ़ा था कि सर नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो होते हैं हमारे, नॉन मॉनेटरी आइटम या तो कॉस्ट मॉडल पे होंगे या तो फेयर वैल्यू। अगर कॉस्ट पे है तो जिस दिन खरीदा उसी दिन ट्रांसलेट हुए, फेयर वैल्यू पे तो हर रिवैल्यूएशन, हर साल नहीं हर रिवैल्यूएशन डेट पे होंगे और उनका एक्सचेंज गेन लॉस कहां जाएगा? जहां पर उनका रिवैल्यूएशन गेन लॉस जाता है। 16 का कहां जाता है? और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का P&L में। क्या हम यहां तक क्लियर हैं सर? पक्की बात है सर। अब जो सवाल कल मैंने होमवर्क दिया था पहले उस पे आएंगे। आ जाए। चले सर क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, पेज नंबर आपका पढ़ रहा था ये 20। और है कोई जिसने क्या है कोई ऐसी मस्ती जिसने सवाल घर से करने की कोशिश भी की हो गया? चले सर बाकी देखिए सर करते ही नहीं आए, पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज दी एप्रोप्रिएट फंक्शनल करेंसी ऑफ। देखिए सर अगर पहला वाला सवाल हमारे पेपर में अगर आया ना, और मुझे बहुत हद तक मेरी सेक्शंस है कि इस हैंडआउट में से 1, 2 और 4 में से एक ना एक पड़ जाएगा। पहले वाला है तो 8 नंबर तक आएगा, 7 का आएगा, ये आएगा तो ये 3-4 नंबर का आएगा। सही है सर। और जो 4th है वो भी 3-4 नंबर का आएगा। तो आए पढ़ते हैं। एंटिटी ए ऑपरेट्स एन oil refinery in all of the entities income is denominated in US as oil trades in US dollars globally. About 20% of its operational expenses are dollar salaries and another 25% in is imports of equipment denominated in US dollars. Okay, देखें सर हमने कहा नाइजीरिया की कंपनी है, सही है, और हमने कहा सारी इनकम किस में आती है? डॉलर में। हालांकि कंपनी किसकी है? नाइजीरिया की। नाइजीरिया की करेंसी का नाम क्या है? नाइरा। सही है सर। लेकिन हमने कहा इनकम उसकी, और हमने कहा 20% ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी किसमें? सैलरीज, और अनदर 25% इज इंपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट डिनोमिनेटेड इन US dollars. Remaining 55% of the operational expenses are incurred in Nigeria and denominated in depreciation cost are, since the initial investment was in US, उसने कहा डेप्रिसिएशन भी हम डॉलर में डालते हैं। अब आ जाए सर, हमने कहा अगर हम आए
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कहा सर रेवेन्यू पहली चीज और दूसरी चीज कॉस्ट। रेवेन्यू डॉलर और नायरा है ना सर, ये हमने कहा 100% नायरा में कितना है 0% है ना। कॉस्ट कितनी है 45% इसमें है, 55% इसमें है। अगर हम डेप्रिसिएशन को कंसीडर करें तो वो भी सारी की सारी किस में। अब बताएं फंक्शनल करेंसी यहां पे कौन सी है, डॉलर्स, क्योंकि सर मेजर काम किस में हो रहा है, पूरा रेवेन्यू इसमें 45%, माना वो थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन इफेक्टिवली देखा जाए तो इसका भी एक अच्छा पोर्शन है ना सर। तो हमने कहा यहाँ पे फंक्शनल करेंसी क्या है, डॉलर्स। अब देखिए सर ये मैं आपको पहले पिछली दफा का जब पेपर, अच्छा इस दफा एक काम मैं ये करूंगा सब बच्चों को बता दूं सर, पिछली दफा हम पासिंग क्लास रखते हैं हमेशा अपने, जिन बच्चों ने FR1 मुझसे पढ़ा है ना, इस दफा जो पासिंग क्लास रखूंगा ना उसमें मैं इस दफा पिछली अटेम्प्ट का कोई भी क्वेश्चन, बिल्कुल पिछली अटेम्प्ट का, उससे पहले वाली सबका करेंगे, कोई भी क्वेश्चन मैं क्लास में नहीं कराऊंगा, उसको हम एक साथ कब अटेम्प्ट करेंगे, पासिंग क्लास में पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है सर। तो सर पिछली अटेम्प्ट में ज्यादातर डिस्कशन वाले सवाल आ रहे हैं, डिस्कस डिस्कस डिस्कस, सी फाइनल में भी। अब वो कह रहा है भाई बहुत तुझसे कंपटीशन करवा ली, जज्बात के इजहार में तू मारा जाता है। सर इसका आंसर मैंने आपको बता दिया क्या है, US डॉलर। 4 नंबर का सवाल है, सब बच्चे खुद ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर मैं चेक करूंगा और लिखवाऊंगा, जल्दी 5 मिनट दे रहा हूँ। 4 ड्राफ्टिंग सर बस इतना एक्सप्लेन करना है कि भाई US डॉलर अगर फंक्शनल करेंसी है तो क्यों है, बस 5 मिनट है, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, केवल 5 मिनट। चले सर मेजॉरिटी बच्चों ने सही लिखा माशाल्लाह, बस एक आध बच्चे ने सर जब भी डिस्क्रिप्शन का सवाल है, खुदारा ये हो, कंपनी लॉ हो, बिजनेस लॉ, थोड़ा सा लॉ को उसको एक्सप्लेन कर दो, कंक्लूजन डायरेक्ट नहीं दो, उसको चाहिए होता है रीजन। सही है सर। तो जिन बच्चों ने लिख लिया वेल एंड गुड, उनको वापस लिखने की जरूरत नहीं, जिन्होंने नहीं लिखा उनको मैं डिक्टेट करवा रहा हूं, लिखें। फंक्शनल करेंसी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी इंडिकेटर्स, that is sales and cost of sales. Functional currency is determined on the basis of primary indicators, that is sales and cost of sales, and if primary indicators are unable to clearly identify, and if primary indicators are unable to clearly identify functional currency, then we will consider secondary indicators, that is loans and savings. अगली लाइन में लिखे in this case primary indicators, in this case primary indicators are clearly identifying that US dollar is functional currency, is that US dollar is functional currency as worked out above. अगर आपने पहले ये कॉपी कर ले तो लिख इसका as worked out above, clearly indicating that US dollar is the functional currency as worked out above. ठीक है मेरा बच्चा। आगे बढ़ेंगे सर, कॉपी कोई नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर
3 को एक दफा पढ़े और बताएं, इजी है, हो जाएगा। द यूके कंपनी लैंड्स 10 million euros to its Portuguese supplier of port wine to upgrade its production. At the time of loan in July 2005, the exchange rate was pound. 1 pound is equals to 2 euros. The loan is repayable on 31. Initially, the loan will be translated and recorded in the UK company's FS at 5 million. सर यहाँ पर हमारी करेंसी कौन सी है? पाउंड है ना सर, तभी देखा ना 10 मिलियन था तो डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। हमारी करेंसी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है ना सर। 1 पाउंड किसके बराबर है? जितना 1 पाउंड वाला अपने मुल्क को प्यार करता है उतना यूरो वाले 2 मिलके करते हैं। तो हमने कहा अगर उसके बराबर है तो हमारी करेंसी में अमाउंट कम नजर भी आ रहा है। 10 मिलियन कितना हो गया? 5। स्वीट है ICW वाला, इसलिए स्वीट है, वो बताता है कितनी बताएगा। ये लेना है कितनी देता, कितने पर रिकॉर्ड किए। द अमाउंट दैट द कंपनी विल अल्टीमेटली रिसीव विल डिपेंड ऑन द डेट व्हेन द लोन इज रीपेड। ठीक है सर। और लोन रीपे कब होना था? 31 दिसंबर 20x5 को एक्सचेंज रेट कितना था? 1 पाउंड इज इक्वल टू 2.5। जरा चलो इसको भी कर ही लेते, जल्दी से बताओ इसकी एंट्रीज क्या होंगी। पहली तो इसने खुद बता दिया हमें, क्या बताइए भाई? ये असाइनमेंट वाला आज हम कर लें। लेक्चर नंबर कौन सा है भाई आज? क्या एंट्री बताऊंगा? लोन रिसीवेबल डेबिट, सूदी धारा 5 मिलियन पाउंड्स। चले जी 31। ये मैंने कब बनाई, कब दिया था लोन? जुलाई 2005 ना। चलें सर, अब आप बता दें 31 दिसंबर को जब रीपे होगा तो क्या एंट्री होगी, कितना गेन लॉस आएगा, ये पूछ रहा है। याद रखें एक्चुअल अमाउंट था 10 मिलियन यूरोज में। लॉस आ रहा है, पक्की बात है। मेरी करेंसी में अमाउंट हमेशा क्या होगा सर? कम होगा। मेरी करेंसी में अमाउंट क्या होगा? कम होगा। अगर मेरी करेंसी स्ट्रांग है ना, यहाँ पर स्ट्रांग थी, तो अब मैंने कहा सामने वाली पार्टी मुझे उस टाइम पे देगी। बैंक में कितने पैसे आए? 10 मिलियन। रेट क्या हो गया था? डिवाइडेड बाई 2.5, 4 मिलियन यूरोज आ रहे हैं। सही है सर। और हमने कहा कि जो है लोन रिसीवेबल कितने से? तो मैंने कहा एक्सचेंज लॉस कितना हो गया सर? वही लॉजिक, इंपोर्टर वफादार एक्सपोर्टर। मुल्क का देखा जाए तो फायदा हो रहा है। पहले 1 यूरो में, 1 पाउंड में 2 यूरोज आते थे, अब 1 पाउंड में कितने यूरोज आ रहे हैं? 2.5। तो मुल्क का तो फायदा हो रहा है ना, 1 पाउंड से ज्यादा यूरोज मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि पैसा बाहर दे रहे हैं तो हमें बाहर से मिलना है, तो हम यहाँ पे एक्सपोर्टर वाले उसमें, तो हमारा क्या हो रहा है? नुकसान। तो 2 बातें याद। पहला सवाल, हमारी करेंसी स्ट्रांग या स्ट्रांग तो अमाउंट कम, वीक तो अमाउंट। दूसरा सवाल, हम इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, हमें बाहर पैसा देना है या आना है? अगर हमें बाहर पैसा देना है सर, अगर हमें बाहर पैसा देना है तो इसका मतलब है कि हम इंपोर्टर, मुल्क का फायदा हमारा। और अगर हमें बाहर से पैसा लेना है तो हम कौन हो जाएंगे? एक्सपोर्टर। मुल्क का फायदा हमारा क्या हो जाएगा? नुकसान। तो इंपोर्टर वफादार, एक्सपोर्टर गद्दार। सर याद रखें मैंने आपको पहले क्यों करवाई है, हार्ड स्टैंडर्ड में घुसेगा। तूने इंटेंजिबल ले लिया बाहर से, सही है, तुमने भैंस बाहर से मंगवा ली, भैंस की फीड बाहर से मंगवा ली। पास पेपर में ऐसा सवाल आया हुआ है, मैंने क्या कहा सर इसके ऊपर जो ना अकेले में सिर्फ एक ही सवाल आया हुआ है, इसको घुसाते किधर उधर। तो सर याद रखें ये बेस स्टैंडर्ड है, यहाँ पर हमें चीता हो जाना है। अब मैंने शुरू में कहा मुझे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 में से लगता है कोई इस दफा पड़ जाएगा अगर इसके ऊपर अकेला सवाल आया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें। हाउ शुड मैनेजमेंट ट्रांसलेट द इन्वेंट्री अक्वायर्ड? सर इसका आंसर थ्योरी में देंगे, प्रैक्टिकल में देंगे? सर थ्योरी में। ये नहीं कह रहा कि तो ये कंप्यूट कर दे गेन लॉस, ये कह रहा है मैनेजमेंट। तो हम ये भी सीखेंगे कि इसका आंसर कैसे ड्राफ्ट करना है। सही है सर। जब मैंने क्या कहा,
30-40% पेपर तुम्हारे दफा डिस्कस वाला आएगा, जज्बात का इजहार करने आ जाए। एंटिटी जे's फंक्शनल करेंसी इज दी एंटिटी जे अक्वायर्ड इन्वेंट्रीज फॉर, कितने में इन्वेंट्रीज अक्वायर की थी भाई? $3 लाख ऑन 1 जुलाई 20, व्हेन द एक्सचेंज रेट कितना था? 1.5। एक्सचेंज रेट कितना था? इज इक्वल्स टू 1 पाउंड। ऐसा ही है सर, हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग या वीक? हमारी फंक्शनल करेंसी पाउंड है, स्ट्रॉन्ग है सर। उसने बता दिया 1 पाउंड में कितने डॉलर आ रहे हैं? 1.5। एट 31 दिसंबर X5 इट्स कैरिंग अमाउंट इज, एंड NRV has risen to 340। एक्सचेंज रेट एट 31 दिसंबर X5 कितना हो गया? चलिए सर, मुझे सिर्फ आप इसकी कंप्यूटेशन में बता दें कि हमें ईयर एंड पे NRV लॉस आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा, ये आपने मुझे बताना है। पाउंड के अंदर, हाँ पाउंड के अंदर एक साथ करेंगे ना हम तो। NRV लॉस तुक्का देखे, सिर्फ दिमाग में तुक्का लगाएं, फिर हम इसको भी अभी करने लगे। आएगा NRV लॉस। हालांकि देखा जाए तो डॉलर में तो वैल्यू बढ़ी है। चले सर, बढ़े क्या आगे? ये बता, जब हमने खरीदी थी 1 जुलाई X5 को, तब क्या एंट्री बनाई होगी? इन्वेंट्री डेबिट सूदी इदारा कितने से? 1 जुलाई इन्वेंट्री डेबिट सूदी इदारा कितने से? 2 लाख मानते हो? 3 लाख की ली थी उस टाइम पे। रेट कितना था? हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग, हमारी करेंसी में अमाउंट क्या होगा? कम। कितना था? 1.5। कितना हो गया? 2 लाख पाउंड्स। चलें सर, अब 31 दिसंबर को आएंगे IS2। PRC में बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं ना, जिन्होंने PRC नहीं किया उनको भी कहीं ना कहीं FR1 में तो पता लग ही गया होगा कि इन्वेंट्री किस पे मेजर होती है? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, है ना सर? तो अब आ जाए 31 दिसंबर को, हमने कहा भैया कॉस्ट कितनी और NRV कितनी? 31 दिसंबर को आए, कॉस्ट तो सर इतनी रहेगी, है ना सर? 2 लाख। NRV पे आते हैं सर, इसने क्या कहा है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 340 मानते हो? लेकिन सर ये थी, और अगर हम इसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करें कितना हो गया? 1 हस्बे जायका 8। सही है सर? 9 कर दें? हाँ सर, ये एक तो ये पाउंड तो महंगा होता है, एक अच्छा बर्गर आ जाएगा। अच्छा, अब आए सर NRV। हमें अब देखा जाए NRV बाहर तो बढ़ रही है, लेकिन जब इसको कन्वर्ट करने तो हमारे मुल्क में क्या हो रहा है सर? वैल्यू कम आ रही है ना सर? तो हम तो जब भी NRV टेस्टिंग करेंगे वो बेसिस ऑन लर्निंग आउटकम लिखो इस सवाल का। इन केस ऑफ इन्वेंट्री, NRV testing is done on the basis of
functional currency, on the basis of functional currency, that is after translation, that is after translation. Function third, NRV testing is done on the basis of functional currency, that is after translation. सर समझ लें क्या मतलब इस लाइन का। अगर मैं बिफोर ट्रांसलेशन देखता ना तो मैं कहता यार एनआरवी पे नहीं आ रही, कॉस्ट 3 लाख थी ट्रांसलेट किए बगैर डॉलर्स में, और एनआरवी 340 थी, है ना सर। तो मैंने कहा यार ये एनआरवी पे नहीं आ रही होती, लेकिन आफ्टर ट्रांसलेशन अगर हम देखें तो हमने कहा यस सर आफ्टर ट्रांसलेशन ये एनआरवी पे आ रही है, ये 1888889। तो आए सर क्या एंट्री बनाऊंगा 31 दिसंबर X5 को। एनआरवी लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से भाई, 2 लाख माइनस कितना हो गया 111 हसबे जाएगा 1। अलग से नहीं, हमने कहा एक साथ ही एनआरवी के साथ ही कर देंगे। नहीं ये एनआरवी लॉस ही है, क्योंकि जो रीवैल्यूड वाला आइटम है ना वही वाला रूल, जो रीवैल्यूड आइटम होंगे और जब जब रीवैल्यू होंगे उनको हम साथ ही करेंगे और अलग अलग नहीं करेंगे, एक्सचेंज फैक्टर वो। सर याद रखें इन्वेंट्री वाली शरारत उसने अब तक नहीं पूछी। सर बाकी असाइनमेंट में आगे जितने भी सवाल आ रहे हैं ये सब आपका क्या है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि हमने नहीं की। लेकिन अभी ये सवाल खत्म नहीं हुआ सर, इसमें हमें क्या करना था, जज्बात का। अब सर मैं आपको सिखा रहा हूं यहां पर कि अगर इस किस्म का सवाल आ जाए कंप्यूटेशनल, तो जज्बात का इजहार कुछ नहीं करना होता, जो हम एंट्रीज बनाते ना इनको लिख लेना है बस। क्योंकि सर बार बार कह रहा हूं मेरी कोशिश होगी तो मैं सिखाऊं वो जो कि पेपर में पूछ रहा है। पेपर में अब वो आ रहा है डिस्क्रिप्शन की तरफ, हर टॉपिक में डिस्क्रिप्शन वाले सवालात हम करेंगे। IFRS 8 अगर आप लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे उसमें भी आप देखेंगे 3-4 सवाल डिस्क्रिप्शन वाले कि भाई तू लिख करके बता। सही है, उसको पता है कि यार लिखना इसके लिए एक इजाफी बोझ है, तो तुम्हें वो बोझ लेकर नहीं जाना, लिखना आना चाहिए। चले सर अगर यह आपने कर लिया कॉपी तो हम उसको लिखना शुरू करते हैं। As per IS2, inventories are recognized initially at cost that is 200,000 pounds, 200,000 pounds। अब सर सुनिएगा इस सवाल में ना अगर पेपर में पड़ जाए ना एंट्री जरूरी नहीं है, लेकिन वर्किंग जरूरी है। वर्किंग कैसे, तुमने लिखा 200,000 पाउंड्स, उसके साथ ये ब्रैकेट में ही लिख दे 3 लाख डिवाइडेड बाई 1.5। and subsequently अब and subsequently at each reporting period inventories are recognized at lower of cost or NRV comma cost
is 200,000 pounds. And NRV is 188,889 pounds. ब्रैकेट में ये कैलकुलेशन डाल दो, 340,000 डिवाइडेड बाय 1.8. Hence NRV loss on 31st December X5 will be 11,111 और ब्रैकेट में वर्किंग बता दोगे 2 लाख माइनस 188,889 will be 11,111 और ब्रैकेट में बता दोगे 188,889. अब सर ये बात सुनना, आईकेप कहता है कि जब हम बच्चों से सवाल पूछते हैं डिस्क्रिप्शन के तो ये अजीम हस्तियां एंट्रीज बना के आती हैं. सर एंट्रीज बनाने की जरूरत नहीं है, हाँ चाहो बना दो, तुम्हारा टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा. सर डिस्क्रिप्शन जरूर लिखो. सर अगर फॉर एग्जांपल एक और चीज सुन लें, डिस्क्रिप्शन वाला सवाल था और मैंने एंट्रीज बना दी तो क्या मुझे आईकेप कोई भी मार्क्स नहीं देगा? बिल्कुल देगा, लेकिन फजूल के 1-2 नंबर काटेगा. अगर ये सवाल फॉर एग्जांपल 4 नंबर का होता तो तुम्हें वो 2 नंबर दे देता, 2.5 नंबर दे देता, कुछ मार्क्स तो वो तुम्हारे काटता. और सर ये बॉलें होती है छक्का मारने वाली. क्या हम क्लियर है सर यहाँ तक? चलें सर आगे बढ़ेंगे अब. और आगे बढ़ते हुए इसके बाद के अगले जितने भी सवालात आ रहे हैं ये आपका सर क्या है? होमवर्क. ये आपने घर से जरूर प्रैक्टिस करने हैं सारे. अच्छा इन सवालात के अंदर अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तानी रुपीस नहीं है, क्योंकि ICAW के सवाल आते हैं. तो अगर सर पाकिस्तानी रुपीस नहीं है तो वो आपका दिमाग तेज करेगा और आईकेप भी ये कर सकता है ना. आईकेप में जरूरी थोड़ी पाकिस्तानी रुपीस की बात करें. अब आए सर, अब आएंगे इसके MCQs की तरफ, जो कि हमारी परंपरा होती है. FR 1 से हम MCQs करते जाते हैं. सर आई थिंक हमने शुरू के MCQs कर लिए थे. हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क दिया था ना, हो गया था ना? 1 2 3 हो गया था. क्या आंसर था भैया बताते हो? 1 का A, 2 का B, 3 का A. 4 किस किस के पास पेज नहीं है 4 वाला? ओ हो. पड़ोसी के पास तो है आपके, पड़ोसी के पास भी नहीं है. तुम्हारे पास मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ इसका वो, तो बेटा किसी से फोटो ले लियो और 4 जल्दी से करो, 2 मिनट का आंसर है. बहुत सिंपल है, 4 करना है आपने. जिसमें आपका इख्तिलाफ होगा उसको फिर हम बोर्ड पे करेंगे, वरना इख्तिलाफ के बगैर वाले, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी इख्तिलाफ के बगैर वाले हैं. MCQ नंबर 4. एक्सचेंज गेन लॉस पूछ रहा है. हाँ जी, क्या आंसर है? सी. कितने लोग कह रहे हैं सी? ठंडा है तो इस वक्त तक तो भाई. अमाउंट ऑफ एक्सचेंज गेन लॉस पूछ रहा है. सर यहाँ पे एवरेज रेट क्यों दिया हमें? गुमराह करने के लिए. ABCD मशीन पे कैलकुलेटर पे हो जाना चाहिए. ये एक B है एक C है. अल्लाहु अकबर कबीरा. सी वाले कितने हैं? 1 2 3. मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, लोग मिलते गए काफिला बनता गया, है ना? ऑनलाइन वालों सो रहे हो?
बेटा अभी तो टाइम भी हो गया जागने का, अभी तो ज़ोहर होने वाली है। माशाल्लाह, ऑनलाइन में एक आंसर आया है बी। चले सर ये कराना पड़ेगा बोर्ड पे, उम्मत में क्या आ गया है, इख्तिलाफ। ऑनलाइन में बी आ रहा है। On 19 दिसंबर 2019 स्टार लिमिटेड बॉट गुड्स फ्रॉम मॉर्गन। नौजवानों, मॉर्गन से दिमाग में कौन आता है? यॉन मॉर्गन। देखिए कभी उसको खेलते हुए देखा है? तो आज इंग्लैंड की जो टीम है ना, उसी की वजह से ट्रांसलेट हुई है। कभी पढ़ना उसकी स्टोरी। 2011 में इंग्लैंड वर्ल्ड कप में जो जलील हुआ था, बच्चा टीम में से हार गया था, उसके बाद उसने कहा था भाई ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। और वो असल में मॉर्गन की एक्चुअल नेशनलिटी कौन सी है? आयरलैंड। Ion goods from Morgan PLC for 80,000 British. At the date of the transaction, the exchange rates were 180. और 31 दिसंबर स्टार्स लिमिटेड फाइनेंशियल एड द इक्विवेलेंट एक्सचेंज रेट कितना था? 182. स्टार लिमिटेड पेड द क्रेडिटर ऑन 3rd 2020 when the exchange rate कितना था? The amount of exchange gain loss to be recognized on 3 फरवरी 2020 पूछ रहा है। ये 31 दिसंबर की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है? आफ्टर ईयर एंड की बात कर रहा है। तो सर आज 31 दिसंबर को सब बच्चे सुने, सर मैंने 80,000 पाउंड को कितने पे ले आ जाऊंगा मैं 31 दिसंबर पे? भाई मुझे तो 3 फरवरी को देखना है कि मेरा सेटलमेंट कितने पे हुई। ऐसा ही है, पाउंड मुझे कितने देने थे, मल्टीप्लाई करो 3 फेब को रेट कितना था, तो अब मुझे बताओ कितना आया? 15040। ऐसा ही है। और हस्बे जाएगा 0 फिर 3। और मैंने कहा कि सर मैंने इसको 31 दिसंबर को रिपोर्टिंग डेट पे ट्रांसलेट किया होगा। कितने पे किया होगा? 80,000 इंटू 182 कितना हुआ? 1456। तो अब मुझे बताएं सर, मेरे हिसाब से लायबिलिटी इतनी थी, पे कितनी करनी पड़ी? याद है मैं इंपोर्टर हूं, तो मैं इंपोर्टर यहां पर कौन होता है? वफादार। मुल्क का नुकसान उसका 182 से 188 जा रहा है, तो मेरा नुकसान हो रहा है। मुझे बताओ कितना हो गया भाई? ये सही जवाब कौन सा है, सी या बी? शर्म नहीं आती। पूरा नहीं पूछने क्या मुझे, अमंग 3 फरवरी को कितना रिकॉग्नाइज करूंगा? तो भाई 31 दिसंबर तक वो 182 पे तो लेकर आ गया होगा ना सर। अल्लाहु अकबर कबीरा। लर्निंग आउटकम लिखो, सवाल गौर से पढ़ें। बढ़ जाओ आगे। चलिए सर अगला एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? एन एंटिटी कैन हैव ओनली वन प्रेजेंटेशन। सर करेक्ट है? नहीं। फंक्शनल करेंसी इज द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। यस सर। एनी करेंसी अदर देन इज करेक्ट है? यस सर करेक्ट। 2 and 3 सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी इंडिकेटर? नॉट है फॉर डिटरमाइनिंग फंक्शनल करेंसी। सही जवाब क्या है? सी, द करेंसी इन विच फंड्स फ्रॉम। ये कौन सा इंडिकेटर है? सेकेंडरी। फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉनिटरी आइटम? इनमें से कौन सा मॉनिटरी आइटम नहीं है? इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटी, जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। सर वैसे मैं आपको एंड में एक फाइल दूंगा जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की है, बट फिर भी आप कर लें, एमसीक्यू नंबर 7 पेपर में आ सकता है। इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटीज। बाकी इनमें से ऊपर जो भी हमने एमसीक्यू कोई भी पेपर में नहीं आ सकता अभी। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू हो जाए, इसका आंसर बताएं। और बहुत सिंपल है ये, तो मुस्कुराते हुए होना चाहिए यार।
मतलब 20 सेकंड का सवाल है, मैक्सिमम 20 सेकंड, 10 सेकंड पढ़ने के, 10 सेकंड करने के। आखिरी लाइन की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मांग क्या रहे? बोले स्टार लिमिटेड शुड रिकॉर्ड रेवेन्यू 19 दिसंबर 2019 कितने से? 20,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 148 से, तो सही जवाब क्या आ जाएगा? अब सर इतना स्वीट हो गया कि इसने सारा डेटा ऑलमोस्ट वही रखा है ना सर। इसने सिर्फ ये कह दिया मुझे बता दे रिसीवेबल कितना हो जाएगा 31 दिसंबर 19 को, रिसीवेबल जो 31 दिसंबर 19। अब 20,000 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 149 से। क्या आंसर है? बी, बीटा। बहुत तेज हो रहे हो, आ जाए सर। बीटा है ना, अगर रिसीवेबल 31 दिसंबर 2019 को हमने कहा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 149, रिसीवेबल की बात पूछ रहा है। 10 पे आते हैं नहीं, 31 दिसंबर और 19 दिसंबर 19। सवाल वही है। अब देखिए क्या है कि मतलब इसके पास पता नहीं था। अब मुझे अमाउंट ऑफ एक्सचेंज गेन लॉस बता दो। 31 दिसंबर 19 को अमाउंट ऑफ एक्सचेंज गेन होगा लॉस होगा? गेन है लॉस है? मेरी जान गेन है। क्वेश्चन नंबर मुझे बताया आप, हमने सबसे पहले 8 एमसीक्यू नंबर 8 के अंदर तुमने सेल्स कितने से रिकॉर्ड की? 2960 से। एमसीक्यू नंबर 8 की एंट्री क्या बनाई होगी? रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 29। भाई फिर तुमने 31 दिसंबर को रिसीवेबल को कितने पे लेकर चले गए? 2980 पे लेकर चले गए। तो क्या एंट्री बनाई होगी उसने? रिसीवेबल डेबिट एक्सचेंज गेन क्रेडिट कितने से? 20,000। तो सही जवाब क्या है 10 का? ए। ऑनलाइन वालों आप हमारे साथ हैं? अब 11 देख लो, वही है इसने कहा, बोला अब 3 फरवरी को बता दे भाई तू। अब ये तो तुम्हें सही बताना पड़ेगा। 2980 पे तुम्हारा रिसीवेबल पहुंच चुका है। $2980 पे तुम्हारा रिसीवेबल था और वही बात यहाँ पे हम एक्सपोर्टर हैं तो हम गद्दार हैं। मुल्क का फायदा हो रहा है, रेट अच्छा हो रहा है, $1 149 से 146 पे आ गया, लेकिन हमारा क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। 2980 का रिसीवेबल था, बैंक में कितने पैसे आएंगे? 20,000 इंटू 146 करें कितना आ रहा है? 29 और रिसीवेबल कितने का था? तो लॉस हो गया कितने का? 60,000। अब सर सुनिएगा, पेपर में ना ये एमसीक्यूज जल्दी मार्क्स निकालने के लिए होते हैं। कि करवा इसलिए रहा हूं कि तुम लोग इससे जल्दी इससे पूरी इंट्रीज बनाने का टाइम नहीं लगाना हमें। सही है सर। 60,000 का लॉस, रिसीवेबल 2980 का था, बैंक कितने से डेबिट करोगे? 2920 से। क्लियर है सर यहां तक हम? चले सर अब आए आपको चांद पे ले जाए। एमसीक्यू नंबर 12। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। पढ़ो और करो। सर क्या पूछ रहा है, क्या आंसर है इसका? पूरा सवाल पढ़ लिया? रिक्वायरमेंट क्या थी? एट विच अमाउंट द अबव प्रॉपर्टी शैल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। फेयर वैल्यू कितनी हो गई थी 30 सितंबर को? और क्या तुम्हें 30 सितंबर का रेट गिवन है? तो सर हमने कहा इसका आंसर कैसे निकालेंगे? 5.1 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना था? कितना हो गया भाई? तो कौन सा ऑप्शन है? सी। इसमें इतना टाइम क्यों लगता है भाई? हाँ भाई, डन या डस्टेड? सवाल की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है। व्हाट इज द टोटल चार्ज? नेट इन प्रॉफिट और लॉस। टोटल चार्ज का मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पे 2 चीजें आएंगी, डेप्रिसिएशन और एक्सचेंज गेन लॉस। कितना आ रहा है? निकाला किसी ने?
5 मिलियन की खरीदी थी 2 जुलाई 2000। पूरी एंट्रीज बनेंगी ना सर इसकी? तो आप देख रहे हैं एमसीक्यू में उसने पूरा सवाल पूछ लिया। दो जुलाई 19 क्या एंट्री बनाऊंगा? पीपी डेबिट, बैंक क्रेडिट और 75% अभी पे कर लें, 25 अभी पे कर रहे हैं ना सर? तो बताएं कितना पे किया मैंने? 5 मिलियन का 25%। और रेट क्या चल रहा था इस दिन? 164। कितना हो गया भाई? 20.5 मिलियन कर लें। सर 205 हो जाएगा। ओहो अच्छा 205। अच्छा आप मुझे बताओ पेबल 5 मिलियन का 75% इंटू 164 61 820 मानते हो? ये हमने कहा सर हमने 2 जुलाई को पहली एंट्री बनाई। अब ये शख्स हमसे क्या कह रहा है? रिमेनिंग कब पे कर रहे हैं? 31 अक्टूबर। और हमारे यहाँ पे एयर एंड क्या है? 30 सितंबर। तो आए सर, हमने कहा सबसे पहले हम आए और हमने कहा हम 31 अक्टूबर 2019 को एंट्री बनाएंगे क्या? और 30 सितंबर 19 को क्या एंट्री बनाऊंगा? पहले डेप्रिशिएट कर दूं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट किस अमाउंट से भाई? 820 डिवाइडेड बाई कितने महीने लूंगा? जुलाई अगस्त। सर जुलाई तो पूरा नहीं है, 2 जुलाई इग्नोर्ड। मंथली पॉलिसी क्या कहता है वो? जिस महीने आपने लिया है उसमें कितनी आगे डेप्रिसिएशन? 4.1। और हमने कहा 30 सितंबर को इसको भी रीमेजर करेंगे। हमने कहा सर 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 75% और 30 सितंबर को रेट कितना आ रहा है? 168। हम यहाँ पर इंपोर्टर हैं, वफादार या गद्दार? वफादार। मुल्क का नुकसान, तो हमारा पेबल कितने का हो गया? 630। तो हमने कहा एक्सचेंज लॉस डेबिट पेबल कितने से? 630 माइनस 615 15। तो सर इस तरह से पूछा कि मुझे बताओ टोटल पीएनएल में कितना चार्ज जाएगा? तो 19.1 4.1 की डेप्रिसिएशन, 15 का एक्सचेंज गेन लॉस। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं नौजवानों? पक्की बात है? नहीं, क्यों? वो तो फिर ओसीआई में जाएगा ना। इस तरह से पीएनएल में बताओ। तो हमें पता था कि 16 के हिसाब से वो तो ओसीआई का आइटम है। सर जिन्होंने ये कर लिया वो एमसीक्यू नंबर 15 करेंगे। जमीन जमीन हैज ओवरसीज फ्री होल्ड लैंड। क्या हुआ है? पक्का? 14 कर लिया है, 15 भी कर लिया था, 16 किया था। करो, पक्की बात है? हाँ जी, पहले तो वैसा ही है ये। बड़ा गौर से पर मून लिमिटेड यूजेस कॉस्ट मॉडल। कौन सा मॉडल यूज करती है? तो रीवैल्यू करेंगे, एक दफा करके डेप्रिसिएशन आएगी 3 महीने की। लर्निंग आउटकम लिखो, सवाल गौर से पढ़ें। कॉस्ट मॉडल, उसने सारी डिटेल दे दी। एंड में क्या लिख दिया? मून लिमिटेड यूजेस कॉस्ट मॉडल। तो 2 जुलाई को 164 से ट्रांसलेट तो करेंगे। 820 की आ गई थी वैल्यू, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितने की आ गई? हमने कहा 4 ये जो हमने पिछले सवाल में निकाली 3 महीने की। तो सर आंसर सही जवाब क्या है? 9। तो कौन सा ऑप्शन है?
ओह ये तो ब्लैंक है, 815.9। सवाल सही से नहीं पढ़ते सर हम। MCQ नंबर 17, 630। एक्सचेंज रेट चेंज हो गए, 164 की जगह कितना कर दिया अब उसने, 168 की जगह 150। उसने कहा भाई ये 5 मिलियन का 75% था। 17 में क्या पूछ रहे हैं मुझे बताओ, पेबल्स किस वैल्यू पे आएंगे। हमने कहा 5 मिलियन इंटू 75%, और इस दिन रेट कितना हुआ है 158। कितना हो गया भाई 592.5। फुल टन सवाल चल रहे हैं ना सर हम, MCQs ही तो हैं। वो बता रहे बेटा MCQs में भी क्या क्या है। अगला सवाल, मून लिमिटेड, वैसा ही दिया जैसे भी इसने ऊपर पूछा था। What is the total charge credit net in statement of profit or loss? अब कॉस्ट मॉडल है 18 पॉइंट, पक्की बात है सर। देखें पहली एंट्री यही रहेगी, यही रेट था 164, दूसरी भी यही रहेगी। तीसरी में क्या हुआ सर, हमने कहा कि सर अब रेट कितना हो गया था 150। अब हमने कहा हमें फायदा होने जा रहा है, और हमारे पास कितने पे रिकॉर्डेड था 615। क्या एंट्री बनाऊंगा, पेबल डेबिट कितने से 22 पॉइंट। अब सर देखें एक्सचेंज गेन 22 पॉइंट पॉजिटिव आया, उसमें से डेप्रिसिएशन, तो हमने कहा सर 22.5 माइनस 4.1 कितना है, बढ़ो आगे। हाँ जी बढ़ जाऊं। 19, बहुत सिंपल सर, ये तो 1 मिनट का सवाल है, एक मतलब 20 सेकंड का। एट विच अमाउंट द प्रॉपर्टी शुड बी प्रेजेंटेड ऑन 30 सितंबर 19। 5.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 158 से, है ना सर, वही सवाल है। 5.1 फेयर वैल्यू है, लेकिन यहां पर ये क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी बीइंग वैकेंट इज हेल्ड फॉर एंड द यूजफुल लाइफ ऑफ मून लिमिटेड यूजेस। तो अब बताएं क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन रिक्वायरमेंट में पूछ रहा है कि बताओ ईयर एंड पे किस वैल्यू पे रखोगे। तो इसका आंसर क्या होगा 5.1 मल्टीप्लाई बाई 150 80। चलो अब MCQ नंबर 20, लास्ट MCQ। सर याद रखिएगा लास्ट MCQ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू गेन लॉस कहां जाए, P&L में जाता है। 8.3 सर 20 की अगर मैं एंट्रीज बनाऊं तो हमने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, बैंक क्रेडिट और पेबल किस अमाउंट से, इसी से बनाएंगे। 164 ही था ना सर। 820 बैंक में कितना और ऐसा ही है, पक्की बात है। फिर आते हैं सर, अब इसने हमें कहा कि भैया 30 सितंबर को क्या रेट हो गया, तो हमने कहा 30 सितंबर को सबसे पहले तो एक्सचेंज गेन लॉस रिकॉर्ड कर लेते हैं ना सर। रेट कम हो रहा है, हमें फायदा होगा, पेबल डेबिट किया और एक्सचेंज गेन कितने से 22 पॉइंट, जो अभी हमने पिछले सवाल में निकाला था, है ना सर। 5 मिलियन इंटू 75% इंटू 158 माइनस 615, तो फायदा हो गया, हमें गेन हो गया।
अब सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू गेन लॉस भी आएगा। फेयर वैल्यू एट ईयर एंड क्या हो गई 5.1 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 150 कितना हुआ 805.8 और हमने कहा कैरिंग अमाउंट कितनी थी इन बुक्स 820 तो यहां पर क्या आ गया लॉस कितने का लॉस आया एंट्री बनाऊंगा फेयर वैल्यू लॉस डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से और इसका आंसर क्या था कि नेट इंपैक्ट कितना है 22.5 का गेन 14.2 का लॉस कितना आ गया 8.3 क्लियर है। तो चलो अब मैं एक चीज लिखवा रहा हूं अब हर टॉपिक में हम करेंगे कि भाई इस टॉपिक में इसको सबसे जाना और आखिरी के 3-4 पेजेस पे लिखना इस टॉपिक में से किस किस किस्म का सवाल इंपॉर्टेंट है सही है ताकि तुम्हें एंड में हो पता हो। तो IAS 21 में कौन कौन से सवाल किस किस किस्म का सवाल इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट फ्रॉम IAS 21 क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं अगर इसमें से थ्योरी या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा डिस्क्रिप्टिव सर हमने कहा तब इसमें से इंपॉर्टेंट होगा फंक्शनल करेंसी कॉन्सेप्ट फंक्शनल करेंसी कॉन्सेप्ट इसके साथ लिख लो पेज नंबर 21 सभी खत्म है पेज 21 Q1 एंड 2 ऐसा ही है। फिर हमने कहा प्रैक्टिकल पे जाओगे तो सर इसमें इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए सिर्फ इसका जो होगा तो वो होगा विद इन्वेंट्री ट्रीटमेंट। क्वेश्चन कौन सा है क्वेश्चन पेज 22 दूसरे नंबर पे डालोगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ जिसमें हमने एक सवाल किया था खाना नहीं वाला उसका पेज नंबर बताओ कौन सा है पेज 19 क्वेश्चन कौन सा है 11 और हमने कहा सर तीसरे नंबर पे विद IFRS 9 उसके आगे लिख देंगे सी IFRS 9 के अंदर जो हम जाएंगे तो देखेंगे कि उसमें किस चीज़ सर ये चीज़ें आपके पास एंड में लिखी हुई हो हर टॉपिक की कि भाई इसमें से ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर अब तक वो नहीं गया या गया है तो उस गहराई में नहीं गया। तो सर अच्छा इसका जो असाइनमेंट मटेरियल है और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ये आपने करने हैं सैटरडे संडे की छुट्टी इसीलिए रखी है आपकी सैटरडे लगाओ IAS 21 को पैक करो और IFRS 8 के लेक्चर लेना शुरू कर दो सही है सर। टारगेट हमारा ये है कि हम इंशाल्लाह रिजल्ट तक 9 IFRS 9 भी हो चुका होगा आपका रिकॉर्डिंग पे 8 भी ये भी और एक और टॉपिक भी 4 टॉपिक हम इंशाल्लाह रिजल्ट तक निपटा चुके चले सर। अब आगे आते IAS 21 स्कोप हर तरह की फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन 3 तरह की करेंसीज फंक्शनल प्रेजेंटेशन और
फंक्शनल करेंसी, प्राइमरी इंडिकेटर, सेकेंडरी, सेल परचेज, लोन्स एंड बोरोइंग्स। प्रेजेंटेशन एक से ज्यादा हो सकती है, याद रखना। फॉरेन अदर देन मॉनेटरी आइटम्स 3 दफा ट्रांसलेट होते हैं, कब कब? ट्रांजैक्शन डेट, गेन लॉस, रिपोर्टिंग डेट। गेन लॉस आता है कहां जाता है? और सेटलमेंट डेट, गेन लॉस आता है कहां जाता है? पीएनएल में। तीसरे नंबर पे हम आए, हमने कहा कि सर नॉन मॉनेटरी आइटम्स 2 मॉडल, कॉस्ट या अगर कॉस्ट मॉडल है तो ट्रांजैक्शन डेट पे करोगे ट्रांसलेट, उसके बाद अगर फेयर वैल्यू है, जब रीवैल्यू होगा, और फेयर वैल्यू एक्सचेंज गेन लॉस कहां जाएगा? जहां पे फेयर वैल्यू गेन लॉस, रीवैल्यूएशन गेन लॉस जाता है। सही है। इन्वेंट्री किस में आएगी सर? रीवैल्यूएशन वाले आइटम के तरीके से उसको ट्रीट करेंगे सर। फिर और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा कि सर हमारे पास फॉरेन करेंसी जो है बैंक अकाउंट भी हो सकता है। ये भी अब तक नहीं पूछा, लेकिन मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि सर नहीं पूछेगा, इजी सा कॉन्सेप्ट है। सही है। अगर फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट होगा तो हमें इसको क्या करना होगा? ट्रांसलेट करना होगा। और इसके अलावा हमने कहा कि सर हमारा फॉरेन करेंसी लोन भी हो सकता है। यहां तक हम क्लियर हैं? तो सर ये हो गया IS-20। याद रखना ये वो IS है। अगर मैं कहूं ना, देखो FR1 में भी ऐसा एक टॉपिक था, वो था IS-8। किसी के साथ भी एरर हो सकता है। वो IS-8 हम यहां पर भी देखेंगे, घुसता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये भी साथ में आएगा। एक छोटी मोटी इसकी एडजस्टमेंट, लेकिन ये निस्बतन बहुत आसान टॉपिक है। सही है सर। अगली क्लास से क्या शुरू करेंगे हम? सर अगली क्लास से हम शुरू करेंगे नया टॉपिक। आज क्या अब स्टोरी टाइम पे आता है? आज इसके टाइम में हम कहानी पढ़ेंगे इम्तियाज वाले बाबू की। जिंदगी में कितने लोग इम्तियाज गए? कोई है ऐसा जो नहीं गया हो? कभी नहीं गया हो? नहीं सर मैं कभी गए कभी नहीं गई। हाँ सर, इम्तियाज का आपको पता है पहला स्टोर कहाँ था? किसी को पता है पहला स्टोर कहाँ खुला था? बहादुराबाद। सबसे पुराना स्टोर है, अगर कभी कोई गया हो बहादुराबाद वाले स्टोर पे। मतलब एक छोटा सा, मतलब जिसकी जो नॉर्मल जगह है ना, उसका आप समझें कि 30% की कैपेसिटी पे वो पड़ा हुआ है। सबसे पहला स्टोर उस आदमी ने। आपको पता है इम्तियाज का सक्सेस रेशो क्या है? सक्सेस, इम्तियाज को सक्सेस कैसे मिली? जो उसने शुरू में एक स्ट्रेटेजी अप्लाई की, तुक्का लगाएं। नहीं, वो तो हर कोई कह सकता है। इम्तियाज ने मार्केट कैसे कैप्चर की? नहीं तो वो तो मतलब एक तो होता ही है सर। इस्लाम में भी एक हदीस है, मुझे सहाबी का नाम नहीं याद आ रहा, वो बहुत मशहूर साहबी है, मुझे अब्दुल रहमान बिन औफ या क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा। वो इस्लाम में कहते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, और वो साहबी बहुत बड़े ताजिर थे। उनसे किसी ने पूछा कि आपकी तिजारत का सक्सेस क्या है, रेशो क्या है? तो उसका उनका पॉइंट ये था, कैश डीलिंग। मैं किस पे डील करता हूँ? कैश पे बेचता हूँ, कैश पे खरीदता हूँ। सर इम्तियाज जब आया ना, अब इम्तियाज उस टाइम पे, तुम लोग अगर रिकॉल करो, तुम लोग तो बहुत छोटे हो गए सर। ये 2000 में आपको ज्यादा, इम्तियाज कितना पुराना है सर? इम्तियाज बहुत हुआ तो ये इसका पहले जितना मुझे याद है ना, 2011, 10, 11, 12 में एक ही स्टोर था, इम्तियाज स्टोर। इससे पहले सर चलते थे मेट्रो, मैक्रो। सही है, ये ज्यादा चल रहे होते थे। इम्तियाज आया, इम्तियाज ने कहा, अच्छा मेट्रो मैक्रो क्या करते थे? कंपनी से माल क्रेडिट पे लेते थे। इम्तियाज वाले ने, उसने जाहिर सी बात है, उसने इन्वेस्टर्स पकड़े, कुछ भी पकड़े, कैश जमा किया और कंपनीज को कहा कि भाई कैश तुम्हें दूंगा, मुझे बताओ कितना डिस्काउंट दोगे। सर याद रखें, जो क्रेडिट टर्म्स होती है ना वो अलग होती हैं, और कैश टर्म्स। सर इम्तियाज ने कैश पे परचेज, और आज भी इम्तियाज जो बड़े ब्रांड है ना, अब इम्तियाज छोटों के साथ तो क्रेडिट पे खेलता है, लेकिन जो बड़े ब्रांड है, यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स है, बोलते हैं यार कैश में पेमेंट करूंगा तुम्हें, तू माल बाद में भेज, मैं तुझे क्या दूंगा? कैश, लेकिन मुझे सबसे कम रेट चाहिए। बोलते देख, उसको पता है मेट्रो को तो इतने में दे रहा है, क्योंकि वो तुझे 3 महीने बाद पैसे दे रहा है, चेस को इतने में दे रहा है, तो मुझे क्या करेगा? मैं तुझे कैश दूंगा। सर उस आदमी ने कैश के ऊपर बिजनेस एस्टेब्लिश किया। उसने कैश फेंका और कंपनीज को कहा कि मुझे सबसे सस्ता, जब उसकी कॉस्ट सबसे सस्ती हो जाएगी तो आम आदमी को भी क्या देगा? सस्ते में, है ना सर। मैंने अपने मोहल्ले में जनरल स्टोर वालों को अक्सर इम्तियाज में शॉपिंग करते हुए देखा है ना सर। आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, कुछ पता हो क्यों सर? सर उनको वो चीज़ अगर वो कंपनी से डायरेक्ट लें तो भी इतने सस्ते में नहीं पड़ती,
लेकिन क्योंकि इम्तियाज बल्क में उठाते हैं कैश, इम्तियाज का मैं आपको बताता हूँ, मेरा भाई किसी ज़माने में एक डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान कराची का, बहुत डिस्ट्रीब्यूटर ना, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, बड़ी कंपनियां जो होती हैं ना, ये जैसे इम्तियाज को तो डायरेक्ट बेचती हैं, लेकिन छोटे मोटे आप गली दुकान वालों को ना ये खुद नहीं बेचती हैं, ये इनको बेचती हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू। तो एक कराची के 2-3 बड़े मशहूर डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान के, एक प्रीमियर है, एक अबू दाऊद है, सही है। प्रीमियर में मेरा भाई जॉब करता था 2012-13 में। उसने कहा कि यार इम्तियाज उस टाइम पे, हालांकि जब इसके 2-3 ही स्टोर थे, ये अवामी मरकज़ का था, ये कोरंगी वाला था, ये उस टाइम पर इम्तियाज भाई जो है महीने की सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स मतलब इम्तियाज भाई डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते थे उस टाइम पे 5 करोड़ रुपए की डेयरी मिल्क। सिर्फ डेयरी मिल्क कितने ही खरीदते थे उस टाइम पे, और अब जो है पता नहीं कितने ही खरीदते होंगे। तो कैश पे बिजनेस स्टार्ट किया। दूसरी बात, उस आदमी का एक वो भी उसूल है यार, उसका उसूल ये है कि वो कहता है कि यार मुझे ना कॉम्पिटिटर को नहीं देखना, अपनी चीज़ें सेट करनी है। आप पता नहीं कभी किसी ने इम्तियाज़ के ऑनर को देखा हो, नहीं देखा हो, कभी यूट्यूब पे जाके देखिएगा। जो एक साहब हैं, छोटे से कद के हैं, अपने 50s के अंदर हैं। उसका एक मैंने इंटरव्यू सुना, उसको एक बंदे ने इंटरव्यू करने सवाल पूछा, बोला यार इम्तियाज़ जहाँ खुलता है ना वहाँ पे बाकियों की तो वाट लग जाती है। उसने कहा आप यकीन माने मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो है मेरे मालिक मेरे पास रिस्क बाद में बेच, उनके पास पहले बेच। लेकिन सर वही बात, वो आज भी उसका जो सक्सेस का रेशो है वो क्या है, कैश पे डीलिंग करता है। तो याद रखें सर, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और ये बिजनेस के प्रिंसिपल्स हैं। जो कैश पे डील करता है ना सर, उसकी अलग ही बात होती है। उस कैश के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कैश होना भी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इम्तियाज वाले के पास क्या खुद से इतना कैश होगा? नहीं सर, ये एक विजन होता है, एक रिस्क होता है, उसके पास होते हैं इन्वेस्टर्स। फिर कभी बात करेंगे सर कि जितने बड़े बड़े बिजनेस बने हैं ना, ये अपने कैश से नहीं बने। एक बंदा था जिसके पास जिगरा था, वो घोड़ा था, उस घोड़े के ऊपर पैसे किसने लगाए, किसी इन्वेस्टर ने। बोला यार या तो तू चलेगा या तो तू डूबेगा। और इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है कि यार अगर मैं 10 जगह पैसे लगाऊंगा ना तो 8 जगह डूब जाएंगे, 2 जगह बनेंगे, और जो 2 जगह बनेंगे ना वो इतने बनेंगे कि वो 8 का लॉस कवर कर लेंगे। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।